मैम स्टार्ट। ओके, hello, good morning students. I hope you all are doing good. Please join the class. I'll wait for 1 or 2 minutes for other people to join. Till then आपको मेरा जो presentation है वो visible है? Is my presentation visible to you all? Good morning, Simran. आज हम हाउस प्रॉपर्टी को ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे. हमारे पास उसके रिगार्डिंग एक केस है which I think can come as a question. So I want everybody to join the class and please keep your notebooks and stationery ready for solving the question. I want you to solve this question. Okay? साथ साथ जो है आप सॉल्व करते जाना. I'll let you know कि आपको कैसे कैसे इसे सॉल्व करना है. टिल देन सबने लास्ट क्लास जो है अटेंड करी थी. गुड मॉर्निंग प्रिंस. गुड मॉर्निंग कुसुम. गुड मॉर्निंग मनिंद्र. आप सबने लास्ट क्लास अटेंड करी थी ना? मैंने प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दी थी ग्रुप पे. आज की क्लास इम्पॉर्टेंट है तो प्लीज लेट योर फ्रेंड्स नो कि क्लास ज्वाइन कर लें वो टाइम से. और अपना नोटबुक्स और पेन्स जो है अपने साथ रखिए प्लीज. वी हैव अ बिग क्वेश्चन एंड आई थिंक कैन कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. गुड मॉर्निंग दीपांशु. ओके सिमरन. सो अभी थोड़ा लास्ट क्लास का रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द लास्ट क्लास. जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक्स डिस्कस करे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ओके, आई होप कि आपने थोड़ा रिविजन किया होगा क्लास के बाद. चलो तो लेट्स स्टार्ट. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. राइट. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ये पीछे आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि इसमें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच इज ऑल्सो नोन एज GAV. ठीक है. उसमें से हम माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस जो कि हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होते हैं. ओके, सबसे पहले क्या करना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू को जो है कैलकुलेट करना है. ठीक है. उसको कैलकुलेट करना भी हमने सीखा था कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. देन वी हैव टू रिड्यूस म्युनिसिपल टैक्सेस फ्रॉम GAV. राइट. उसके बाद आगे देखो, जब हम GAV में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? नेट एनुअल वैल्यू. ठीक है. इसके रिगार्डिंग हमने लास्ट क्लास में एक छोटा सा क्वेश्चन किया था लास्ट में. उसके बाद जो नेट एनुअल वैल्यू आती है उसमें से कुछ डिडक्शंस माइनस होती हैं अंडर सेक्शन 24. ठीक है. तो पहली डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन 24A विच इज फ्लैट 30% ऑफ NAV. ठीक है. जो हमारा NAV का ऊपर अमाउंट आया उसका 30%. देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B. 24B के डिडक्शन जो है हमने डिटेल में डिस्कस करी थी. 24B की डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट घर के लिए दोनों के लिए अलग अलग होती है. आई होप आपने लास्ट क्लास में नोट्स बनाए हैं, आपने PPT रिवाइज करी है बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट. 24B की डिडक्शन इज इम्पोर्टेंट. A में कुछ नहीं करना है. A में NAV का 30% करना है डायरेक्ट. B में जो है आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या फिर लेट आउट प्रॉपर्टी है.
और इन डिडक्शंस को रिड्यूस करने के बाद हमारे पास फाइनली क्या आ जाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सो दिस वाज हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज थी दैट इज कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें हम खुद रहते हैं, हमारी फैमिली रहती है। ठीक है, वी हैव ऑक्यूपाइड दिस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ यूज। ठीक है, दैट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो जीएवी इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज ऑलवेज निल। ठीक है, जीएवी जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की जीरो होती है, निल होती है। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम नहीं निकालते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की। ठीक है, क्लियर है? आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था। हाउस प्रॉपर्टी होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट हो सकती है, डीम टू बी लेट आउट हो सकती है। लेट आउट क्या होता है, जब हम किसी को रेंट पे वो प्रॉपर्टी रहने के लिए दे देते हैं। ठीक है, डीम टू बी लेट आउट क्या होता था कि जब लॉ मान लेता है कि हमने ये प्रॉपर्टी जो है किसी को रहने के लिए दे रखी है। ठीक है, ये किस केस में मानेगा लॉ, जैसे हमारे पास 3 घर हैं। ठीक है, तो लॉ क्या बोलता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए घर यूज कर रहे हैं वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड 2। ठीक है, दिस इज मेंशन्ड इन लॉ कि आप मैक्सिमम सिर्फ 2 घर जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। ठीक है, लेकिन सोच लो कि आपके पास 3 घर है, तो तीसरा घर अगर आपने किसी को लेट आउट नहीं किया है, किराए पर नहीं दिया है, रेंट पर अगर नहीं दिया है, तो लॉ उसको मान लेगा कि आपने क्या है, तीसरा घर लेट आउट किया हुआ है। ठीक है, सो द टर्म यूज्ड फॉर दिस हाउस वुड बी डीम्ड टू बी लेट आउट, यानी कि लॉ ने मान लिया दैट यू हैव पुट दिस हाउस ऑन रेंट। ठीक है, सो ये होता है डीम टू बी लेट आउट। बाद हमने जो अभी पीछे सीखा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो हमें हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन में सबसे पहले चाहिए होता है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में कुछ टर्म्स हमारी यूज होती हैं। ठीक है, जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक्चुअल रेंट होता है, एक म्युनिसिपल वैल्यू होती है, फेयर रेंट होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट होता है और एक्सपेक्टेड रेंट होता है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, लास्ट क्लास की पीपीटी जो है अवेलेबल है ग्रुप में। तो जीएवी कैसे कैलकुलेट करना है हमें, पहली बात, जीएवी सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के केस में निल होता है, 0। ठीक है, हमें कब जीएवी कैलकुलेट करना होगा, जब हमारा घर लेट आउट होगा या फिर डीम्ड टू बी लेट आउट होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। जीएवी इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज ऑलवेज 0। ठीक है, एंड जब हमारी प्रॉपर्टी जो है लेट आउट है या फिर डीम्ड टू बी लेट आउट है, तो हमें जीएवी कैसे कैलकुलेट करना है वो अब हम सीखेंगे। सो सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप इज म्युनिसिपल वैल्यू वर्सेस फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। तो हमें ये सारी टर्म्स जो है क्वेश्चन में गिवन होंगी। ठीक है, अभी हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको समझ आएगा। तो जीएवी हमें कैसे कैलकुलेट करना है, पहला स्टेप क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू वर्सेस फेयर रेंट। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा कि म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज दिस मच, फेयर रेंट इज दिस मच, स्टैंडर्ड रेंट इज दिस मच। ठीक है, प्लीज कैलकुलेट जीएवी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, उन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा उसको लेंगे। ठीक है, फिर इस हायर अमाउंट को कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट से। ठीक है, the higher amount between the fair rent and municipal value would be compared to standard rent. Okay, standard rent से compare करने के बाद हम इन दोनों में से देखेंगे छोटा अमाउंट कौन सा है। ठीक है, इस अमाउंट को हम नाम दे देंगे एक्सपेक्टेड रेंट। नाउ एक्सपेक्टेड रेंट इन द एंड वुड बी कंपेयर्ड टू एक्चुअल रेंट। ठीक है, ये सब टर्म्स जो है हमने पीछे जो है पिछली लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी कि म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, फेयर रेंट क्या होता है, एक्चुअल रेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट, बट आपको जो है इसका प्रोसीजर याद रखना है कि सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू वुड बी कंपेयर्ड टू फेयर रेंट, उन दोनों में से जो हायर है यू हैव टू टेक दैट। ठीक है, फिर हायर वैल्यू वुड बी कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से जो लोअर है that would be known as expected rent. In the end, expected rent would be compared to actual rent.
ठीक है। और इन दोनों में से अगर एक्चुअल रेंट बड़ा है तो जीएवी होगा एक्चुअल रेंट, अगर एक्चुअल रेंट छोटा है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ वैकेंसी तो जीएवी होगा एक्चुअल रेंट, और अगर कोई और रीजन है तो जीएवी होगा एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है। So this was all discussed in the last class. GAV कैसे निकालना है, क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे ऊपर जो हमें उसको कैलकुलेट करने के लिए चाहिए दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है। एंड ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन द केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज ऑलवेज निल। ठीक है। ये वाला प्रोसीजर आपको कब फॉलो करना है, व्हेन द प्रॉपर्टी इज लेट आउट और इट इज डीम्ड टू बी लेट आउट। ओके। Now, the most important deduction in income from house property is under section 24B. ठीक है। 24B की डिडक्शन क्या बोलती है, ये हमें यूज आएगा भी क्वेश्चन में, इसको ध्यान से सुनना। वैसे हमने इसको पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, बट आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू। सबसे पहले क्या दिमाग में रखना है कि इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट और डीम्ड टू बी लेट आउट, ठीक है, तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वो हमें फुली डिडक्टेबल मिल जाएगा, उसकी फुल डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है। क्या मतलब है, सबसे पहले क्या याद रखना है, सेक्शन 24B की डिडक्शन किससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ओके, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, आपने लोन लिया है घर खरीदने के लिए, घर को रेनोवेट करने के लिए, घर में आपको उसको कंस्ट्रक्ट करवाना है। ठीक है, आप लोन लेते हो बैंक से, घर को ऑक्यूपाई करने के लिए आप लोन लेते हो कि बना बनाया घर है आपको खरीदना है, तो आप बैंक के पास जाते हो और बोलते हो लोन दे दो। तो ये जो आप लोन ले रहे हो दैट इज बोरोड कैपिटल। ठीक है। इस लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, कभी क्वार्टरली, कभी एनुअली, ठीक है, मंथली। तो बैंक का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। ठीक है। तो आप जो ये इंटरेस्ट पे कर रहे हो बोरोड कैपिटल पे, ठीक है, इसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है। ये जो आपने लोन लिया इसमें जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बैंक को, तो इस इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया है विच इज अ जेन्युइन थिंग। आप क्या किसी बेकार की चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कोई ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि आपके लिए नेसेसरी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप घर में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको घर की जरूरत है, तो लॉ क्या बोलता है कि जो आप इंटरेस्ट इस लोन पे कर रहे हो उसकी मैं आपको डिडक्शन दे दूंगा। ठीक है, जिससे कि आपका टैक्स क्या है, कम बनेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है सबसे पहले कि सेक्शन 24B की डिडक्शन किससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं हमें कि अगर जो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके लिए हमने लोन लिया है वो लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट है, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज फुल्ली अलाउड। यानी कि अगर आपका खर्चा होता है इंटरेस्ट का 5 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए एक साल का आप खर्चा कर रहे हो, जो भी आपका इंटरेस्ट पे खर्चा हो रहा है, और आपकी प्रॉपर्टी है लेट आउट यानी आपने रेंट पे दी है, या डीम टू बी लेट आउट है, तो उस केस में ये फुल जो इंटरेस्ट का अमाउंट है दैट वुड बी गिवन टू यू एज डिडक्शन। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट समझ गए, उसमें जितना भी अमाउंट इंटरेस्ट में हमारा आएगा वो पूरा हमारा डिडक्टेबल होगा। ठीक है, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में ऐसा नहीं होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में हमारी कंडीशंस होती हैं कुछ। पहला क्या होता है कि लोन टेकन फॉर रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, यानी कि आप नया घर नहीं खरीद रहे हो, आप एग्जिस्टिंग घर को रिपेयर करा रहे हो, उसको रेनोवेट करा रहे हो, कुछ रिन्यू करवा रहे हो। ठीक है, तो उस केस में आपको जो मैक्सिमम एक साल में डिडक्शन मिलती है दैट वुड बी 30,000। ठीक है, क्योंकि आप नया घर नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ पुराने घर को रिन्यू करवा रहे हो, रेनोवेट करा रहे हो, तो मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल वुड बी ओनली 30,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या आता है हमारे सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंडर, लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। नाउ द सेकेंड केस इज कि आप अपना खुद का घर खरीद रहे हो, नया घर खरीद रहे हो, या उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लोन लिया, आपके पास जमीन थी, आप उस पर घर बना रहे हो, कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए जो आपने लोन लिया है उसमें आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है 2 लाख रुपए की
if two conditions are satisfied. पहली बात क्या, लोन इज टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 1999, यानी कि लोन आपने लिया है 1 अप्रैल 1999 के बाद। और सेकंड कंडीशन क्या है कि एक्विजिशन शुड बी कंप्लीटेड इन 5 इयर्स, यानी कि जो आप घर बना रहे थे या जो आप घर खरीदना चाह रहे थे उसमें आप मूव कर जाओ विद इन 5 इयर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 10 साल तक घर ही बना रहे हो, तो ऐसे में आपको डिडक्शन उसके बाद 5 साल के बाद नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि 5 साल में अगर आप मूव कर जाओगे तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, उसके आगे की नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो अगर आपकी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, पहले क्या है कि लोन आपने लिया है 1 अप्रैल 1999 के बाद। ठीक है, लोन इसके बाद लिया है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि आप इस घर में मूव कर जाते हो विद इन 5 इयर्स। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग 5 इयर्स, तो आपको कितने की डिडक्शन मिल जाएगी, मैक्सिमम 2 लाख रुपए की। ठीक है, ये याद रखना है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इज ओनली 2 लाख रुपीज। ठीक है, इससे ज्यादा की डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर है? और अगर इसमें से आपकी कोई भी कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने लोन ले लिया था 1 अप्रैल 1998 को, ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इस केस में जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो मैक्सिमम डिडक्शन टू यू वुड बी अलाउड फॉर ओनली ₹30,000। ठीक है, अगर आपकी ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन सिर्फ 30,000 की मिलती है। ठीक है, या फिर उससे कम अमाउंट अगर आपका स्पेंड होता है तो उतनी मिलेगी। ठीक है, विच एवर इज लेस। सो आई होप दिस चार्ट इज क्लियर टू यू कि अंडर सेक्शन 24B क्या क्या डिडक्शन है सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट के केस में, कैसे कैसे ये डिफर करती हैं। एक यहाँ पर मैंने कुछ केसेस डाले हुए हैं सो दैट इट कुड बी मेड मोर क्लियर टू यू कि आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को कैसे समझना है 24B सेक्शन में। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, लोन कब लिया है हमने, पर्पस ऑफ लोन क्या है और आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी। ठीक है, तो पहला केस देखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है हमारा। ठीक है, लोन हमने लिया है आफ्टर 1 अप्रैल 1999। ठीक है, पर्पस क्या है हमारा लोन लेने का, कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल जाएगी, 2 लाख रुपए। क्लियर हो रहा है पहला केस, क्या चल रहा है क्लास में, क्लियर हो रहा है सबको कि अगर हमने लोन लिया है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, कब लिया है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, किस लिए लिया है, कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 2 लाख रुपए की फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सेकेंड केस है हमारा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लोन हमने लिया ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, किस लिए लिया था, फॉर रिपेयर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे रिपेयर के लिए लोन लिया है तो मैक्सिमम कितनी डिडक्शन मिलेगी, अगर रिपेयर के लिए हम लोन लेते हैं, बोलो प्लीज राइट इट इन द Q&A बॉक्स कि कितनी डिडक्शन मिलेगी अगर हम रिपेयर के लिए लोन ले रहे हैं, मैक्सिमम कितनी डिडक्शन अलाउड है हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। सिर्फ हमें मिलेगी, वेरी नाइस, सिर्फ हमें मिलेगी 30,000 की डिडक्शन। ठीक है, बिकॉज वी हैव टेकन द लोन फॉर रिपेयर। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड सिमरन, वेरी गुड प्रिंस। ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं। तो नेक्स्ट देखो, थर्ड केस जो है हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लेकिन हमने लोन कब लिया है, बिफोर 1 अप्रैल 1999। ठीक है, और किस लिए लिया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब लोन तो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है लेकिन कब लिया है, बिफोर 1 अप्रैल 1999।
तो इस केस में मैक्सिमम डिडक्शन जो हमें मिल सकती है दैट इज ओनली फॉर ₹30,000। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है? यस, गुड बच्चों, आप लोग सुन रहे हैं। ये आपको काफी हेल्प करेंगे आगे केसेस। अब फोर्थ केस देखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, ठीक है, लोन कब लिया है? बिफोर 1 अप्रैल 1999। किस लिए लिया था लोन? रिपेयर ऑफ द हाउस। तो इसमें भी मैक्सिमम डिडक्शन जो हमें मिल सकती है दैट इज 30,000, क्योंकि एक तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है कि आफ्टर जो है 1 अप्रैल 1999 लेना है। सेकेंड, हमारे ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, क्योंकि इन्होंने लोन लिया है रिपेयर के लिए। तो इसीलिए मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? सिर्फ 30,000 की। ठीक है, और लास्ट केस में देखो कि हमारा घर जो है लेट आउट है, यानी कि हमने रेंट पे दिया है, ठीक है, और लोन हमने कब लिया था? कभी भी लिया हो, चाहे 1 अप्रैल से पहले लिया हो, 1 अप्रैल के बाद लिया हो, ठीक है। लेट आउट के केस में आपने कभी भी लोन लिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपने लोन लिया है कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो आपकी जो डिडक्शन होगी दैट हैज नो लिमिट। जो हमने सबसे पहले पढ़ा था उस चार्ट में कि इन द केस ऑफ लेट आउट हाउस और अ डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट फॉर डिडक्शन अवेलेबल। जितना आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे खर्चा करते हो लेट आउट के केस में या डीम टू बी लेट आउट के केस में, वो फुल्ली जो है आपको एज अ डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, चलो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये चार्ट आपको क्लियर हो गया है? हमने इसको थोड़े केसेस की मदद से समझ लिया सो दैट आपको इसको जो है समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नाउ देयर इज वन कॉन्सेप्ट नोन एज डीम्ड ओनर। कि डीम्ड ओनर क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, छोटा सा है, फिर से सुन लो। कि जैसे कि हमारा जो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है, उसमें अगर हस्बैंड जो है हाउस खरीद लेता है लेकिन अपने वाइफ के नाम पे खरीदता है, तो उसका ओनर जो है हस्बैंड को माना जाता है। ठीक है, पेपर्स पे तो वाइफ का नाम है कि वाइफ ओनर है, लेकिन लॉ बोलता है कि क्योंकि ये घर आपने खरीदा है, हस्बैंड ने खरीदा है, तो इस पे जो भी टैक्स बनता है वो हम आपसे लेंगे, तो आपको हम डीम्ड ओनर मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने अपनी वाइफ के नाम पे ये घर जो है बिना किसी कंसिडरेशन के, यानी कि बिना किसी, हमने अपनी वाइफ से कोई पेमेंट नहीं लिया उस घर को उनके नाम करने के लिए। ठीक है, हमने उस घर को अपने पैसों से खरीदा, हस्बैंड ने खरीदा, लेकिन नाम कर दिया अपने वाइफ के। ठीक है, सो इस केस में लॉ हस्बैंड को डीम्ड ओनर मान लेता है कि इसके ओनर आप भी हो, क्योंकि पेमेंट आपने की है, आपने अपनी वाइफ से कोई पैसा नहीं लिया है ये घर उनके नाम करने के लिए, परचेज आपने ही किया है, तो आप इसके डीम्ड ओनर हो, तो इस पे जो टैक्स बनेगा वो डीम्ड ओनर भरेगा। ठीक है, हाँ जी, जितना इंटरेस्ट लेट आउट के केस में बनेगा सारा डिडक्ट हो जाएगा, सारी की सारी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, सो डीम्ड ओनर हो गया हमारा क्लियर, ये सेक्शन 27 में आता है। अब देखो, अब अपनी कॉपीज निकाल लो, नोटबुक्स और पेन्स अपने निकाल लो फटाफट, और हम अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना हाउस प्रॉपर्टी का केस। ठीक है, टैक्स प्लानिंग का केस। टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है हमें इन द केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सो दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं? सबसे पहले हमें बोला गया है कि हमारे पास कितने घर हैं? 4 घर। ऊपर देखो पर्टिकुलर्स के साइड में हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4। सो अ पर्सन इज हैविंग 4 हाउसेस। ठीक है, उनको हमने नाम दे दिया हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4। ओके, इसके बाद आप देखो नीचे पर्टिकुलर्स में सारी वैल्यूज हमें गिवन है, म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, तो ये हमारी जीएवी की कैलकुलेशन में यूज होंगी, राइट। इसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस पेड हमें बताया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड कितना है, कितना हमने भरा है, फिर डेट ऑफ लोन टेकन बताई गई है, और नेचर बताया गया है कि ये प्रॉपर्टीज
क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि इफ यू आर यूजिंग योर लैपटॉप फॉर स्टडिंग, आप अपने फोन से इस क्वेश्चन की जो है फोटो क्लिक कर लो, ठीक है, क्योंकि फिर आपको सॉल्व करने में थोड़ा इजी होगा। जब क्वेश्चन आपके साइड में होगा या सामने होगा ऐसे, तो आपको सॉल्व करने में इजी होगा। क्योंकि अभी मैं स्लाइड चेंज कर दूंगी तो आपको ये क्वेश्चन जो है आपके लिए डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, इसका एक फोटो क्लिक कर लो क्वेश्चन का, सो दैट आप इसको सॉल्व कर पाओ इजीली। या फिर लेट मी डू वन थिंग, आई विल सेंड इट इन ग्रुप, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Okay, so I have shared this question in the group with you. You can just open your group and just read out the question from there. ठीक है, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। नाउ देखो, ये क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो ये समझो, टैक्स प्लानिंग हमें हाउस प्रॉपर्टी के केस में कैसे करनी है, कैसे कर सकते हैं हम। पहली बात तो ये कि लॉ ने क्या बोला कि मैक्सिमम जो आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है वो कितने हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है। अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है आपके पास 4, तो उसमें से जो सेल्फ ऑक्यूपाइड माने जाएंगे लॉ की आईज में, लॉ की आंखों में, दैट वुड बी ओनली 2, ठीक है। सिर्फ 2 घर जो है हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, बाकी अगर हमने रेंट पर नहीं दिए हैं तो दोज वुड बी कंसिडर्ड एज डीम्ड टू बी लेट आउट, ठीक है। बट लॉ ने क्या किया, आपको चॉइस दे दी है कि आप कोई भी 4 में से कोई भी घर जो है, 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। इसमें हम आपके ऊपर कोई रूल नहीं लगा रहे कि जिस घर की वैल्यू 1 करोड़ है या जिस घर की वैल्यू 4 करोड़ है आप उनको ही सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो, या कोई उससे ज्यादा वैल्यू वाला है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो, या कम वैल्यू वाले को मानो। उसमें आपके ऊपर कोई भी रूल जो है नहीं लगा है। आपको जो है लॉ ने फ्री करा हुआ है कि आप अपने जितने भी, अगर आपके पास 3 घर हैं तो उनमें से कोई भी 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। अगर आपके पास 4 घर हैं तो उसमें से कोई भी 2 घर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास 2 ही घर हैं तो वो दोनों तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो ही जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 2 से ज्यादा घर हैं, ठीक है, तो आप क्या है, मैक्सिमम कितने घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, सिर्फ 2, ठीक है। इस केस में हमारे पास कितने घर हैं, 4 घर हैं, ठीक है। तो हमें प्लानिंग कैसे करनी है कि हम कौन से 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने और कौन से 2 घर जो है लॉ को डीम्ड टू बी लेट आउट मानने दें, जिससे हमारा टैक्स का अमाउंट क्या है, कम से कम बने, कि हमें कम से कम टैक्स पे करना पड़े, ठीक है। तो इसमें हमें क्या प्लानिंग करनी है कि कौन से 2 घर जो है हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे हम ये, ठीक है। तो इतना क्लियर है कि केस हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता लगाना है कि कौन से 2 घरों को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, क्योंकि ये हमारे ऊपर है कि हम किन्हीं भी 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं अगर हमारे पास 2 से ज्यादा घर है, ठीक है। तो इस केस में हाउस 1, हाउस 2 एंड हाउस 3 एंड हाउस 4, वी हैव 4 हाउसेस, ठीक है। इन सबकी वैल्यूज जो हमें गिवन है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इनसे हम निकालते हैं सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू सबको निकालना याद है, कैसे निकालते थे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू वर्सेस फेयर रेंट, whichever is higher, then the higher amount would be compared to standard rent, whichever is lower, then this lower amount would be known as expected rent, which would be compared to actual rent। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको एक्चुअल रेंट जो है दिया ही नहीं है, तो आपको ऊपर की कंडीशंस ही अपनी फुलफिल करनी है, ठीक है। सो द फर्स्ट कंडीशन इज, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, म्युनिसिपल वैल्यू वर्सेस फेयर रेंट, व्हिचएवर इज हायर, राइट। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या है, ये हायर वैल्यू वुड बी कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेंट, व्हिचएवर इज लोअर, ठीक है।
ओके, सिमरन ने कैलकुलेट भी कर लिया है। आई होप यू हैव टेकन आउट योर नोटबुक्स फॉर कैलकुलेशन। फटाफट जो है जीएवी कैलकुलेट करना शुरू कर दो। और याद क्या रखना है, जीएवी इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज नील, ठीक है, and GAV in case of let out and deemed to be let out is to be calculated by the method that we are discussing here, ठीक है। अब आगे सुनो। अब इस क्वेश्चन को हमें बिगिन कैसे करना है, ये सब पर्टिकुलर सब समझ आ गया क्या करना है। लेट आउट के केस में जीएवी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में जीएवी 0 होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 इज टू कंसिडर ऑल हाउसेस टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करना है, ये सारे घरों को हमने मान लिया कि सारे क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी बन रही है हमारी हर घर के केस में। सो सबसे पहले हम ले लेते हैं हाउस नंबर 1, इफ इट इज कंसिडर्ड टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड। सो हाउस नंबर 1 जीएवी हो जाएगा नील, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लेट मी टेक अ पेन फॉर यू। या सो हमने क्या मान लिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड। सबसे पहले हमें सारे घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अब हमें निकालनी है सबकी, क्या निकालनी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। क्वेश्चन ले लिया आप लोगों ने, है ना। अब सारे घरों को स्टेप 1 क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना और उनका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना, ठीक है। अब देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ हाउस 1 व्हेन इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड कैसे निकलेगी, जीएवी इज नील, ठीक है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में जीएवी नील होती है, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स नील होता है इस केस में, तो एनएवी भी हमारी नील आती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी लगती है डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A विच इज 30% ऑफ एनएवी। लेकिन एनएवी क्या है, हमारा ऑलरेडी नील है, तो 30% ऑफ नील इज नील, ठीक है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A नील आ गई। लेकिन डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B जो है, हम या तो मैक्सिमम मान सकते हैं 30,000, ठीक है। अगर लोन वोन की बात हुई हो तो इसमें देखो लोन कब लिया हमने, प्रायर टू 1 अप्रैल 1999, यानी हमने 1 अप्रैल 1999 से पहले लोन लिया था, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल सकती है, 30,000, ठीक है। बट हमने इंटरेस्ट कितना भरा है, सिर्फ 11,060, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल जाएगी, जितना हमने पैसा भरा हो या फिर जितनी मैक्सिमम अलाउएबल हो उनमें से जो कम होती है, ठीक है। तो हमने पैसा भरा है कितना इंटरेस्ट का, 11,060, ठीक है। तो ये एनएवी में से माइनस होता है, इसलिए माइनस मैंने इसमें ब्रैकेट लगाया है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ हाउस 1 when it is self occupied would be negative of 11,060। क्लियर है यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट हो रही है, इज दिस क्लियर टू यू ऑल, प्लीज लेट मी नो। हाउस 2 का कैलकुलेट करो फटाफट। हाउस 2 अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, फिर हाउस 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाउस 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इन सब की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी और मुझे बताओ अमाउंट कितना आ रहा है। ये स्लाइड जो है आई एम नॉट चेंजिंग, इसकी रेफरेंस लेकर फटाफट हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4 की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करो इफ दे आर कंसिडर्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। सिमरन बोल रही है कि सेकंड आ रहा है 75,900, क्या बाकी सब लोगों का यही आ रहा है, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड इज अ वेरी इजी वन, जीएवी नील है, म्युनिसिपल टैक्सेस नील मानते हैं हम, जिससे एनएवी नील आती है। 30% डिडक्शन कैलकुलेट करेंगे तो नील आएगी। 24B की डिडक्शन में दिमाग लगाना है सिर्फ।
जल्दी करिए. हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, इफ दे आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, व्हाट इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम देम? फटाफट कैलकुलेट करो, मुझे बताओ. कर रहे हैं बच्चे कैलकुलेट? ओके, मुस्कान का आंसर आ गया है. Muskan and Simran, this is negative of 75,900 because you are reducing this amount from the NAV amount. ठीक है, डिडक्शन मिल रही है तो नेगेटिव में होती है. ठीक है, सिमरन बोल रही है हाउस 3 का 54,090 आ रहा है. अच्छा, ओके प्रिंस, ये नेगेटिव है अमाउंट, नेगेटिव लिखो इसे. हाँ वही, इसको ठीक करो सिमरन. हाउस 3 का कितना आएगा? हाउस 4 फटाफट कैलकुलेट करो. किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज रिप्लाई कि मैम मुझे नहीं आ रहा है समझ. आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन. अभी टाइम है हमारे पास क्लास में. देखो ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, इसमें कोई ज्यादा आपको हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं लगाने हैं. जीएवी कैलकुलेट हो रही है और उससे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो रही है. अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज राइट डाउन इन द Q&A बॉक्स. आई विल रिपीट इट फॉर यू, क्योंकि चुपचाप बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है. अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो क्लास में आने का कोई फायदा हुआ नहीं ना फिर. एंड वेयर इज दीपिका? दीपिका है क्लास में? नो प्राची, दिस इज रॉन्ग. हाँ प्रिंस ठीक करे. हाउस 4 का ये क्या 3,000 क्यों लिखा है? चलो कुछ बच्चों को समझ में आ गया है, तो आगे वाले हाउसेस हम देख लेते हैं कैसे हमें कैलकुलेट करना है. देखो नेक्स्ट केस में क्या है, जीएवी कितनी होगी हमारी? नील होगी, राइट, बिकॉज द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड. यस सिमरन, दैट इज करेक्ट. अब देखो नेगेटिव आ रही है, सब याद रखना नेगेटिव आ रही है. हाँ जीएवी सबसे पहले नील होगी. ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस नील होंगे, एनएवी नील होगी. अब बच्चे हाउस 3 की बात कर रहे हैं. हाउस 3 में क्या है देखो, सबसे पहले क्या कंडीशंस होती थी कुछ सेल्फ ऑक्यूपाइड में? लोन कब लेना है? आफ्टर 1 अप्रैल 1999. ठीक है, हाउस 3 में लोन देखो कब लिया है? प्रायर टू 1 अप्रैल 1999, यानी उसने लोन ले लिया 1 अप्रैल 1999 से पहले ही. तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ 30,000 की. ठीक है, 30,000 की डिडक्शन मिलेगी, ना कि 54,090 की. क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B लिखते हैं, यहाँ पे हमें हाउस 3 में मैक्सिमम जो है वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 30,000 की. समझ में आ रहा है क्यों मिल रही है 30,000 की डिडक्शन? बिकॉज द लोन इज टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999. ठीक है,
हाँ ओके प्रिंस, ओके सो क्लियर, दिस इज क्लियर टू यू। हाउस 3 में क्या किया है? हाउस 4 में देखो क्या है, द लोन इज टेकन प्रायर टू 1 अप्रैल 1999। इसमें भी हमने 1 अप्रैल 1999 से पहले लोन लिया था। तो हाउस 4 में क्या है, एनएवी पहले जीएवी निल है, म्युनिसिपल टैक्सेस निल, एनएवी निल, ठीक है, 30% डिडक्शन निल, बचा हुआ सेक्शन 24B की डिडक्शन। देखो यहाँ पे कितना अमाउंट है इंटरेस्ट का, 85,300, बट दिस इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सो हमें कंडीशन चेक करनी है। देखो लोन कब लिया है, प्रायर टू 1 अप्रैल 1999, यानी 1 अप्रैल 1999 से पहले लोन लिया है, तो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस वुड बी 30,000 ओनली। इसलिए जो हमारा हाउस 4 है उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या आएगी, नेगेटिव ऑफ 30,000, ठीक है। प्राची भी आगे करेंगे, आपको स्टेप 1 समझ में आ गया कि सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है पहले सबको, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 1 क्लियर है सबको, सारे घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लेना है, ऐसे करके टेबल बना के लिख लेना है, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी कितनी आ गई हमारी, फर्स्ट की आई है 11,060 नेगेटिव, सेकेंड है 75,900 नेगेटिव, थर्ड इज 30,000 नेगेटिव एंड फोर्थ इज 30,000 नेगेटिव। क्लियर है ये हमने कैसे कैलकुलेट करे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस, ठीक है। नाउ वी कम टू स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है हमारा, देखो इधर, नाउ वी हैव टू अज्यूम कि जो हमारे सारे घर हैं दोज आर डीम्ड टू बी लेट आउट, ठीक है। अब हमें सारे घरों को डीम टू बी लेट आउट मानना है, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है, यू हैव टू कंसिडर ऑल हाउसेस टू बी डीम्ड टू बी लेट आउट। Okay, Simran. Now we will come to step 2, which is all houses are to be considered deemed to be let out, and we have to calculate income from house property for them. ठीक है, तो पहले वाले पे आ जाते हैं, हाउस 1। यहाँ देखो जीएवी निकालो पहले, जीएवी कितनी है हाउस 1 की, इन केस ऑफ डीम टू बी लेट आउट, यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मान रहे हैं। स्टेप 2 में सारे घरों को डीम्ड टू बी लेट आउट मानना है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो स्टेप 2 में हाउस 1 पर आ जाओ, हाउस 1 डीम टू बी लेट आउट, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेट करो जीएवी, यहाँ देखो म्युनिसिपल वैल्यू 30,000, फेयर रेंट 40,000, whichever is higher, which is higher, 40,000 is higher, right? Now this higher value would be compared to standard rent. Standard rent और higher value में whichever is lower. So which is lower, 37,000. ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, आगे कोई एक्चुअल रेंट नहीं गिवन है, so this is our final GAV, ठीक है। In case of deemed to be let out, house 1 GAV कितना आ गया हमारा, 37,000. Is it clear? GAV in case of deemed to be let out property. अच्छा है, सिमरन ने फटाफट इनकम भी निकाल ली हाउस प्रॉपर्टी 1 की, ठीक है। तो बाकी बच्चों को जीएवी का क्या बोलते हैं, क्लियर हो गया। 37,000 कहाँ से आया, यहाँ देखो क्वेश्चन में सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करना है फेयर रेंट से, विच एवर इज हायर दैट इज 40,000। नाउ दिस हायर वैल्यू इज टू बी कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट, और इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, सो द लोअर वन इज 37,000, ठीक है। इसके बाद हमें एक्चुअल रेंट से कंपेयर करना होता है, बट एक्चुअल रेंट इज नॉट गिवन, सो दिस इज आवर फाइनल जीएवी विच इज 37,000, ठीक है। रिड्यूस म्युनिसिपल टैक्सेस गिवन है क्वेश्चन में, 3,000 है म्युनिसिपल टैक्सेस, राइट। यहाँ पे कर दिया हमने माइनस, एनएवी कितना आ गया, 34,000। नाउ 24A की डिडक्शन देंगे सबसे पहले, दैट इज 30% ऑफ एनएवी, ठीक है। 30% ऑफ एनएवी आ गया हमारा 10,200, बचा हुआ अमाउंट आ गया। अब 24B की डिडक्शन देंगे। अब यहाँ देखो
24B की डिडक्शन इन केस ऑफ लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट, जितना भी इंटरेस्ट बनेगा सारा जो है डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना इंटरेस्ट बन रहा है हमारा 11060, पूरे की डिडक्शन मिल जाएगी। बचा हुआ अमाउंट आ गया हमारे पास 12,740. This is our income from house property in case of house 1 when it is referred to as deemed to be let out house. ठीक है, अब इसी तरीके से हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4 डीम टू बी लेट आउट मान के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे हम। चलो फटाफट शुरू हो जाओ, हाउस 2 पे आ जाओ। अब हाउस 2 की हमारी कितनी होगी जीएवी? सबसे पहले 70,000 यानी म्युनिसिपल वैल्यू वर्सेस फेयर रेंट, whichever is higher. So whichever is higher is 70,000. Now this higher value would be compared to standard rent, whichever is lower. So the lower one is 70,000. So GAV in case of second house, if it is deemed to be let out, is rupees 70,000. ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे 16,000. ठीक है, एनएवी आ जाएगा हमारे पास। देखो यहाँ पे एनएवी आ गया हमारा 54,000. इसमें से डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, द अमाउंट विच विल कम हेयर वुड बी 37,800. उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन, यहाँ पे मैंने कुछ टाइपिंग एरर करा हुआ है, इसको इग्नोर करना। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इज 75,900, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला था कि 75,900 जो है ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। और इन केस ऑफ डीम टू बी लेट आउट और लेट आउट प्रॉपर्टी, होल अमाउंट which is considered as interest on borrowed capital is available as deduction. ठीक है, तो सारा का सारा अमाउंट हमें डिडक्शन मिल गया और we are left with 38,100. ठीक है, हाँ 38,100 होगा सेकंड का। क्लियर हो रहा है सबको कैसे कैलकुलेट करना है? ठीक है, आगे आ जाते हैं हम। ये हाउस 2 हो गया था हमारा, हाउस 3 है यहाँ पे। हाउस 3 का आना चाहिए 7190 और हाउस 4 का आना चाहिए 68,500 नेगेटिव। Yes, Prachi, very good. It is 7,190 for house 3 in negative. ठीक है, this is a negative figure. और हाउस 4 का हमारा कितना आ रहा है 68,500 इन नेगेटिव। क्लियर है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना इंटरेस्ट हमारा बन रहा है लोन के ऊपर वो हमें फुल्ली यहाँ पे डिडक्शन उसकी मिल जाएगी, इससे हम सारा का सारा अमाउंट इन केस ऑफ डीम टू बी लेट आउट माइनस कर रहे हैं। ठीक है, दिव्यांशु एनएवी कैलकुलेट होगा, सबसे पहले जीएवी कैलकुलेट करना होता है। जीएवी कैलकुलेट करना आ गया? बताओ पहले जीएवी कैसे कैलकुलेट होता है, आ गया आपको कैलकुलेट करना? फटाफट यस और नो बोलो, अगर नहीं आया है तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ये बेसिक है सब, ये सब इनकम टैक्स से रिलेटेड है, हमें आगे सीखना है प्लानिंग के लिए। नहीं प्राची, डेट इज नॉट कंसिडर्ड।
सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में डेट इज कंसिडर्ड, बट लेट आउट के केस में डेट इज नॉट कंसिडर्ड। यस प्रिंस, वेरी नाइस। हाउस 4 का आ रहा है 68,500। सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस कि कैसे हमने हाउ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सारे हाउसेस की कैलकुलेट करी है, ठीक है, इफ दे आर कंसिडर्ड टू बी डीम्ड टू बी लेट आउट। ठीक है सिमरन, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करा हुआ है आपके लिए, आप देख लो आप क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करी है मैंने हाउस 4 की, स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको। ठीक है दिव्यांशु, आपको जीएवी कैलकुलेट करना आ गया। उसमें से आपको क्या माइनस करना है, म्युनिसिपल टैक्सेस। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं, तो जब आप जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस करते हो तो आपके पास आ जाता है एनएवी, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, ओके सो अब हम आगे मूव करते हैं। वी आर लेफ्ट विद अ वेरी लिटिल टाइम, हमें ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना है। हाँ महेंद्र, महेंद्र, ओके पॉजिटिव आया तो है फर्स्ट वाले हाउस में। हाँ दिव्यांशु, ऐसे हम जीएवी कैलकुलेट कर लेंगे, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देंगे और जो अमाउंट बचेगा दैट वुड बी नेट एनुअल वैल्यू। अब चलो ये हमारे सारे जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया, इफ द हाउसेज आर कंसिडर्ड टू बी डीम्ड टू बी लेट आउट। ठीक है, डीम टू बी लेट आउट मान के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये सारा आ गया हमारा। तो फर्स्ट केस में देखो पॉजिटिव आया है हाउस 1 का, हाउस 2 का नेगेटिव है, हाउस 3 का भी नेगेटिव है और हाउस 4 का भी नेगेटिव है। ठीक है, स्टेप 2 क्लियर है। स्टेप 1 में सारे हाउसेस को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट किया। स्टेप 2 में सारे हाउसेस को डीम टू बी लेट आउट मान के हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करी है। अब स्टेप 3 पे आ जाओ। स्टेप 3 पे पेयर्स बनाने अब हमें, दिस इज हाउ वी हैव टू प्लान। ठीक है, स्टेप 3 में देखो ऑप्शन 1 देखो यहाँ पे सिर्फ 2 घरों को हम मान सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो हमने पहले क्या किया, हाउस 1 और हाउस 2 को क्या मान लिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और बाकी 2 बच्चे हो गए डीम टू बी लेट आउट। ठीक है, ऑप्शन 2 बनाया हमने कि हम पहले को डीम टू बी लेट आउट मान लेते हैं और सेकेंड और थर्ड को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं और फोर्थ को डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे। ठीक है, ऐसे पेयर्स बनाने आपको। ऑप्शन 3 में हमने क्या किया, फर्स्ट को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया और थर्ड को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया, बाकी बचे हुए डीम टू बी लेट आउट हो गए। ठीक है, ऑप्शन 4 में क्या किया, फर्स्ट को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया और लास्ट को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया। रिपीट नहीं करना है, ठीक है, ऐसे आपको पेयर्स बनाने हैं कि आपके पास 4 में से 2 घर जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम जो यहाँ पे बन सकते हैं दोज आर 6 ऑप्शंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन 5 में हमने और फोर्थ को मान लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी बचे हुए क्या हो गए हमारे पास, डीम टू बी लेट आउट। ऑप्शन 6 में लास्ट के 2 को हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया और बचे हुए 2 क्या हो गए, डीम टू बी लेट आउट। ठीक है, क्लियर है, ऐसे हमें इनके पेयर्स बनाने होंगे। ये ऑप्शन हमने क्यों लिखे हैं, बिकॉज हम सिर्फ 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, लेकिन हमारे पास 4 घर हैं इस क्वेश्चन में, इसीलिए हमें ऐसे पेयर्स बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, फर्स्ट 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया, फिर सेकेंड और थर्ड को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया, फिर हमने थर्ड और फर्स्ट को फिर हमने फर्स्ट और थर्ड को मान लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड, फिर हमने फर्स्ट और फोर्थ को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया, फर्स्ट और थर्ड को सेकंड और फोर्थ को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया और लास्ट के 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया। सो बच्चों डीम टू बी लेट आउट हो गए। ठीक है, सो वी हैव डेवलप्ड पेयर्स। ठीक है, मैक्सिमम इतने ही बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने क्यों माना है, देखो पहले की कैलकुलेशन हमने क्यों करी थी, देखो यहाँ पे यूज होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अमाउंट यहाँ पे पुट कर दो। अब फर्स्ट केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है पहले घर को और सेकंड घर को,
सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हाउस 1 की वैल्यू कितनी थी? सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हाउस 1 की वैल्यू थी 11,060, ठीक है, और हाउस 2 की वैल्यू थी सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 75,900, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड वैल्यूज आर पुट हियर। बाकी दोनों को हमने डीम टू बी लेट आउट माना है, तो डीम टू बी लेट आउट वैल्यू इन केस ऑफ हाउस 3 is 7190 and in case of house 4 is 68,500। तो उनको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, फिर इनको हमने कैलकुलेट कर दिया, तो हमारा नेगेटिव ऑफ अमाउंट 1,62,650 आ गया, ठीक है। हमने पेयर्स बनाए, फिर इसमें हमने वैल्यूज पुट करी जो हमने आगे कैलकुलेट करी थी, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है सबको? ऐसे ही जो हमने सारे पेयर्स बनाए थे इन सब में हमने वैल्यूज पुट कर दी आगे वाली वैल्यूज को यूज करके, और इनको जब हमने लास्ट में टोटल किया तो हमारे पास ये वाली नीचे जो हमें गिवन वैल्यूज हैं ये सारी की सारी ये हमारे पास आ गई, ठीक है। तो इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ रही है? हाउस ऑप्शन 1 की। ऑप्शन 1 क्या था? जब हमने फर्स्ट 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना था और लास्ट 2 घरों को डीम टू बी लेट आउट माना था, तो हमारी वैल्यू निकल के आ रही थी इसकी 1,62,650 विच इज द मैक्सिमम ऑफ ऑल, ठीक है। तो आप खुद यहाँ पे थोड़ा थिंक करो कि आपका नेगेटिव का अमाउंट आ रहा है 1,62,650, राइट। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारी नेगेटिव आ रही है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आ रही है तो क्या आपको इस पे टैक्स देना होगा? नेगेटिव इनकम पे आप टैक्स कैसे दोगे जब आपके पास इनकम ही नहीं बन रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैक्सिमम अमाउंट जो नेगेटिव में आ रहा है दैट इज 1,62,650 विच इज कमिंग आउट फ्रॉम ऑप्शन 1। तो इस ऑप्शन को हम कंसिडर करेंगे, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऊपर के जो फर्स्ट एंड सेकंड हाउस है उसको हम मानेंगे, क्या मानेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड। नीचे के 2 हाउसेस को हम मानेंगे डीम टू बी लेट आउट। इस केस में हमारी मैक्सिमम टैक्स सेविंग होगी क्योंकि यहाँ पर हमारी मैक्सिमम अमाउंट नेगेटिव में आ रही है, दिस अमाउंट इज इन नेगेटिव, तो हमारा टैक्स जो है यहाँ पे सबसे कम बनेगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको क्या किया है मैंने? ये जो है प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। माई क्लास का टाइम जो है ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, सो ये इसमें आपको मेन क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले स्टेप 1 इज सारे हाउसेस को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, स्टेप 2 इज सारे हाउसेस को डीम टू बी लेट आउट मान लो, स्टेप 3 इज पेयर्स बना लो कि आप क्या क्या ऑप्शन जो है यूज कर सकते हो। यहाँ पे 4 घर थे इसलिए हमारे इतने सारे ऑप्शंस बने हैं, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट ऑप्शन में हम मैक्सिमम हम 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। हमने पहले ऊपर के 2 को मान लिया, फिर सेकंड और थर्ड को मान लिया, फिर आप जो है थर्ड और फोर्थ को मान लो, फिर फोर्थ और फर्स्ट को मान लो। तो ऐसे ऐसे करके आप ऑप्शन बना लो, ठीक है। उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ऐड कर दो। देखो सबसे ज्यादा अमाउंट जो है नेगेटिव में किस में आ रहा है? ऑप्शन 1 में आ रहा है, तो उसमें जो है हमें मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल होगी क्योंकि हमारी इनकम क्या है? नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। टोटल इनकम मान लो कि आपकी जो इनकम है आप सैलरी से भी कमा रहे हो, आप प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन भी कमा रहे हो, और आप हाउस प्रॉपर्टी से भी कमा रहे हो, ठीक है। तो इमेजिन करो कि आपकी टोटल इनकम जो है बाकी के 2 हेड से 10 लाख रुपए बन रही है, ठीक है। लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्योंकि आपकी 1,65,000 वट एवर इज द अमाउंट इज वो नेगेटिव में आ रही है, तो बाकी इनकम में से ये जो नेगेटिव अमाउंट है ये माइनस हो जाएगा, राइट। तो जितना ज्यादा आप उठाओगे उतना ज्यादा उसमें से माइनस होगा, उतनी टोटल इनकम आपकी कम बनेगी और उतना ही टैक्स आपको कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में द बेस्ट ऑप्शन इज जहां पर आपकी इनकम नेगेटिव में सबसे ज्यादा बन रही है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऊपर के 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना और बाकी के 2 घरों को नीचे जो है थर्ड एंड फोर्थ उनको डीम टू बी लेट आउट मानना। इस केस में आपका टैक्स जो है आपको सबसे कम बनेगा और ये हो गई हमारी टैक्स प्लानिंग, ठीक है, इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी।
ठीक है, सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन नाउ. आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन विद यू. अब हम मिलेंगे कल इन द नेक्स्ट क्लास. इस क्वेश्चन को जो है आप रिवाइज कर लेना, और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आप मेरे पास नहीं है और तो आप खुद अपना क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कर सकते हो. नाउ यू आर ग्रोन अप चिल्ड्रन. मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन अभी और नहीं है, सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी या तो आप इसको प्रैक्टिस कर लो या इसके जैसा और क्वेश्चन आप खुद एक बार क्रिएट करके प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. तो हम ये वाला पीजीबीपी वाला हेड जो है कल स्टार्ट करेंगे. तो I just request you all to please join the classes because we are only left with now I guess 4 to 5 classes. So अब हम मिलते हैं कल, और तब तक आप इसको प्रैक्टिस करो. I'll share the presentation with you. ठीक है, चलो, till then take care and bye bye.